नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एज यूजुअल जी, इतवार का दिन है और हम अपने वादे के मुताबिक आपके साथ लाइव जा रहे हैं फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों की सेहत से मुतालिक है और हमने आज इन्हें इनवाइट किया है और हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी डॉक्टर वहीद अहमद साहब, अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज में। और आज आपके सवालों के तमाम जवाब देंगे। आपके बच्चों की सेहत से मुतालिक हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो डॉक्टर वहीद की जो हमने इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर की थी वहां से हमने आपके पिक किए हैं, और अगर आप इस सेशन के दौरान लाइव क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो हमारी टीम देख रही है, अब वो पिक करेगी। आप अपने बच्चों की सेहत से मुतालिक आज हम टाइफाइड के बारे में बात करेंगे, हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बात करेंगे, बच्चों के हाइड्रेशन स्टेटस के बारे में बात करेंगे। इससे रेलेवेंट जो भी आपके क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिएगा, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आप हमारे साथ साथ हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को स्प्रेड कर सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और हमारा ये पैगाम जहां तक पहुंच सकता है, खासतौर पे रूरल एरियाज में, वहां तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वहीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वहीद जी, क्या हाल है आपका जी? वेलकम वेलकम टू हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक जी। डॉक्टर वहीद जी प्लीज आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपको जहमत दी अपने प्रोग्राम में, अपने सवालों जवाबात के प्रोग्राम में। इससे पहले भी आपने हमारे साथ सेशन किया और बहुत कामयाब रहा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सेशन स्टार्ट होने से पहले? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, ये फ्री जो है कंसल्टेशन। और मेरी खुशनुसी है कि मैं जो है इसमें शामिल होता हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम है इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो मैं इसका मेंबर बन के रहूंगा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाक अल्लाह जी, अल्लाह ताला हमारी एफर्ट्स को कबूल करे। डॉक्टर वहीद के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि एज ए गायनोकोलॉजिस्ट मेरा बहुत क्लोज एक ताल्लुक है डॉक्टर वहीद के साथ। बच्चों के बारे में, बच्चों के ट्रीटमेंट के बारे में जो एटीट्यूड, जो कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने डॉक्टर वहीद में देखी हैं, हेड्स ऑफ डॉक्टर वहीद। लाइक मैंने किसी को नहीं देखा कि आप फैमिली के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनका जो कंफर्ट जोन है वो आपके साथ क्या होते हैं, और बच्चों के साथ आप कितना पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। मेरा ख्याल है कि आज के दौर में इस तरह के पीडियाट्रिशियन का होना हमारे लिए अल्लाह की रहमत के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें इसकी मुस्लिम ज़रियत अता फरमाए, हम ऐसे ही अपने काम जारी रखें। जी और मैं तो अपने पेशेंट्स के पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ किया करें, मुझे अल्लाह ताला मुस्लिम ज़रियत दे और मैं इसी तरह से काम जारी रखूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो डॉक्टर वहीद फिर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने कहा आपके और आपकी ऑडियंस के दरमियान हम ज्यादा देर ना आए और सवालों जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके लिए डॉक्टर वहीद पहला सवाल है कि टाइफाइड के बारे में मदर्स जानना चाहती हैं कि बच्चों को तो सीजनल सर्दी आए या गर्मी आए बुखार होता रहता है, वो क्या अलामात होंगी जो माए अपने घरों पर भी देख सकें कि हाँ ये टाइफाइड बुखार है, और कैसे उसे बर वक्त डॉक्टर के पास ले जाके ट्रीट कर सकें। ये प्लीज टाइफाइड के मुतालिक हमारी माओ को आप थोड़ा सा नॉलेज इस तरह का दीजिए कि वो टाइमली बच्चों को ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन पर लेकर जा सकें। जी डॉक्टर। पहली बात तो ये है कि कोई भी वायरस का इन्फेक्शन, अभी मैं थोड़ा सा पहले तो वीज बांध की बात करूंगा। कोई भी वायरस की इन्फेक्शन जो है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बुखार होगा, हो सकता है थोड़ा सा फ्लू का शुरू हो जाए, हो सकता है एक आध बच्चा मोशन कर दे। तो ये यूजुअली एक कम्बिनेशन होता है ये वाला। और यूजुअली क्या होता है कि 1 से 2 दिन के बाद बुखार उतर जाता है, लेकिन कफ रहेगी, हो सकता है जो है वो एक आध मोशन भी साथ साथ रहे, और यूजुअली बच्चे 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का बुखार जो है 2 से 3 दिन तक ठीक नहीं हुआ और उसके साथ मामूली सी खांसी भी जारी है, उसके साथ 2 दिन मोशन बच्चा भी कर रहा है साथ, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीवर का जो है ना परसिस्ट करना। अगर आपके बच्चे का बुखार 2 से 3 दिन के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है अभी हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए कि मेरे बच्चे को आम इन्फेक्शन नहीं है, कुछ और चल रहा है। और यूजुअली जो टाइफाइड की इब्तदाई अलामत हैं उसमें यही होता है, खांसी होती है, मोशन लगते हैं,
और उसके बाद वॉमिटिंग भी बाद में आती है, तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद जो है। तो ये जरा बस ख्याल रखें, जो भी बुखार लंबा हो रहा है तब सोचना शुरू कर दें कि ये मेरे बच्चे को कहीं टाइफाइड तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और टाइफाइड बुखार की तो कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर वहीद बहुत ज्यादा है। अगर इसका सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आप देखें कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आंतों की बीमारी है ये, फिर ये दिमाग पे बहुत बुरा इसका असर होता है, इसका फेफड़ों पर बहुत बुरा असर होता है। तो इसका टाइमली पिक करना और डॉक्टर के पास ले जाकर इसे डायग्नोज करा के ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। नहीं, जी इसमें कोई डॉक्टर। शक नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर वहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है जी, कैन चिल्ड्रन बी बॉर्न विद हेपेटाइटिस? जी बिल्कुल, अगर 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 जो है वो मदर को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, अगर उनका स्पेशली अगर वो इन्फेक्शियस स्टेट में है, और अगर मदर को हेपेटाइटिस सी है, तो इनमें चांसेस होते हैं कि बच्चों में ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। जी और बिल्कुल। स्पेशली जो है हेपेटाइटिस बी के बारे में तो पता है, अब तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल है। हमारे पास एक खास तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो हम बच्चों को लगाते हैं विद इन 24 आवर्स, और मोस्ट प्रेफर करते हैं कि 12 आवर्स के अंदर अंदर लग जाएं। उसमें जो है वो ट्रांसफर कर जो होता है ना, एक परसेंटेज कम हो जाती है। हेपेटाइटिस सी के मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें बस यही होता है कि हमने बच्चे को फॉलो करना होता है। और डेवलप कंट्रीज में हम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना इट्स सेल्फ एक मेडिसिन है देखा जाए तो, और एक नेचुरल गजा है। इसके साथ भी बीमारी जो कम होती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इवन अगर मदर को हेपेटाइटिस सी भी है तो बच्चे को दूध पिलाए वो, ठीक है। जी बिल्कुल। तो हाँ, बाकी ये है कि फिर हम बच्चों को लेके चलते हैं, फॉलो करते हैं 9 माह पे, 12 माह पे, जी 18 माह पे। और फिर जो बिल्कुल। जो टेस्ट होता है इसका हेपेटाइटिस सी का, वो 18 माह पे करते हैं जी कि बिल्कुल। बच्चे में बीमारी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। जी आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि बच्चे हेपेटाइटिस बी और सी के साथ पैदा होते हैं, उनके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं और वैक्सीनेशन भी होती है और इलाज भी किया जाता है। तो इसको फर्दर क्वेश्चंस में भी ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है जी डॉक्टर वहीद, हेपेटाइटिस बी के बारे में है। मेरी उम्र, पेशेंट ने लिखा है जी, मेरी उम्र 25 साल है, मुझे हेपेटाइटिस बी है, मुझे 7 महीने की प्रेगनेंसी है, क्या ये डिजीज मुझसे मेरे बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है? बेबी को सेफ रखने के लिए आप मुझे क्या हिदायत देंगे, क्या मुझे करना होगा, और क्या मैं डिलीवरी के बाद बेबी को फीड कराऊं या ना कराऊं, और अगर मैं फीड कराती हूँ तो बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है? जी डॉक्टर देखिए, वहीद। जैसे अभी मैंने बात की है कि हेपेटाइटिस बी के मतलब बहुत सी नई डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, ऐसी मदर को जिनका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, और खास तौर पे अगर उनका ई एंटीजन पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि हम बच्चे को एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन लगा देते हैं एक एक थाई पे, और अपोजिट थाई पे हम उसे इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रांसमिशन की रेशियो बहुत ही कम हो जाती है, इवन समझ लें कि 0% तक चली जाती है। और इसके बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। और बच्चे के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन के बारे में भी डॉक्टर वहीद ने बता दिया है, इसलिए आप परेशान मत हो, अपना ख्याल रखें, अपनी अच्छी ग़िज़ा लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, सब्जियां लें, जूसेस लें, और अपने आप को रिलैक्स करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और अगर बच्चे में ट्रांसमिट हो भी जाता है तो उसको बाद में वैक्सीनेशन भी हो जाएगी और इम्यूनोग्लोबुलिन भी लग जाएंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। Thank you, Dr. Wahid. Next question है जी, my baby is 1 month old. She cries a lot. Doctor has prescribed her colic drops. तो मैं जब उसे कॉलिक ड्रॉप्स देती हूँ तो वो खामोश हो जाती है, और लेकिन जब मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉश, हर स्टूल फील्स लाइक म्यूकस, इज इट नॉर्मल? उसके स्टूल में म्यूकस बहुत ज्यादा है, वॉश करने में भी मुश्किल होती है, बेबी क्राइज अ लॉट। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पहले 3 माह में बच्चों में ये जो क्राइंग है ये बड़ी कॉमन होती है। इसे हम स्पेशली 3 हफ्ते के बाद एक खास तरह की डिजीज होती है जिसे हम इन्फेंटाइल कोलिक कहते हैं, वो आती है। तो बच्चे तो क्राई करते हैं, कोई ऐसी बात। कुछ बच्चे कम करते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा करते हैं। तो लेकिन ये जो बात बता रही है कि डिफिकल्ट टू वॉश जो है वो पैम्पर को साफ करना, उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा होता है, ये नॉर्मल नहीं है।
तो मेरा ये ख्याल है कि आप जो है इनका एक स्कूल एग्जामिनेशन कराइए, क्योंकि म्यूकस बच्चे का इतना ज्यादा नहीं आता। आमतौर पे बच्चे जो नॉर्मल स्कूल पास करते हैं उसमें इतना म्यूकस नहीं होता, लेकिन अगर इतना म्यूकस आ रहा है तो देन वी शुड गो फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक हो गया। तो डॉक्टर वहीद थोड़ा सा आप गाइड करेंगे कि म्यूकस किस किस डिजीज में आ सकता है, या आप क्या उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आप सोचते हैं होगा कि बच्चों के स्कूल में म्यूकस हो तो उन माओं को आप कैसे गाइड करेंगे? देखिए, अब क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा ओपन सा क्वेश्चन है, हमारे पास कोई पूरी हिस्ट्री नहीं है बच्चे की, तो मैं अगर कुछ बात कोई डिटेल से बताना शुरू करूंगा तो हो सकता है ये परेशान हो जाए। अच्छा अच्छा, सही तो सही, ठीक हो। उसमें जो जो चीजें होती हैं उसमें, जैसे कोई बच्चा है जैसे जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जैसे जी अगर जी कुछ सीरियस बीमारी होती है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या जी इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें जी म्यूकस जी, ज्यादा आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू डॉक्टर वहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेरा बेटा 11 साल का है, उसे 10 दिन पहले टाइफाइड डायग्नोज हुआ, अब उसकी मेडिसिन कंप्लीट हो चुकी है और आजकल उसे बुखार भी नहीं हो रहा है। तो 5 दिन से बुखार भी नहीं है और अब किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि उसका, मुझे आपसे ये गाइडलाइन लेना थी कि मैं उसका कैसे ख्याल रखूं कि उसकी सेहत बेहतर रहे और उसे दोबारा से टाइफाइड का अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता, और मैं इसके लिए क्या ऐसी एहतियात करूं कि मेरे बच्चे को दोबारा एक तो टाइफाइड ना हो, दूसरा जो टाइफाइड हुआ है उससे मेरे बच्चे के जिस्म में कोई उसको नुकसान ना पहुंचे। जी प्लीज। हाँ देखिए, जैसे 10 दिन से बुखार था तो डेफिनेटली उसकी डाइट कम हुई होगी, उसका फूड इनटेक कम हुआ होगा। तो अभी पहली बात तो ये है कि उनकी डाइट का ख्याल रखिए। जो 3 उन्हें जो है ना वो मील दें जो हम यूजली लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट है, डिनर है और लंच है और डिनर है। इसके अलावा स्नैक्स दीजिए उन्हें। बाकी जो है क्या होता है कि जैसे एक जनरल मेजर जो हम करते हैं उसमें ये क्या होता है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, उसके बाद जो है फूड को प्रॉपर तरीके से कुक करके बच्चे को खिलाइए, सफाई का ख्याल रखिए। बस ये होता है कि कुछ बच्चों को जिनको जिनको टाइफाइड डायग्नोज हो चुका हुआ है, इसके बावजूद भी उनको दोबारा दोबारा टाइफाइड हो सकता है, जो जो जिसे हम कहते हैं रिकरेंस कहते हैं। 3 to 5% केसेस में रिकरेंस होती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अगर एक दफा टाइफाइड हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ऐसे हो सकता है। इसका इसका सबसे जो बेस्ट इलाज ये क्या है कि आप एक तो एहतियात करें, दवाई का ख्याल रखिए, और नंबर 2 जो है वैक्सीन लगवाइए। टाइफाइड की वैक्सीन अवेलेबल है, वो लगवाइए। ये सबसे बेहतरीन इसका जो प्रिवेंशन का तरीका वो यही है। बिल्कुल जी, थैंक यू डॉक्टर वहीद। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जब 10 दिन बच्चे को बुखार रहा तो डेफिनेटली उसने कम खाया है, उसकी इम्यूनिटी भी कम हुई है, और उसे आप अच्छा खाना दें, उसे शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स दें और उसे कुछ विटामिन भी आप जरूर स्टार्ट कराएं ताकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम जरा बेहतर रहे। और वैक्सीनेशन मस्ट है जी, एक बार जब हो गया तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके थ्रू हम बाकी माओं को भी ये पैगाम देंगे कि अगर किसी भी बच्चे को या बड़े को भी अगर टाइफाइड एक बार हुआ है तो दोबारा हो सकता है। बेस्ट तरीका यही है कि वैक्सीनेशन करा लें। वैक्सीनेशन अवेलेबल है और बहुत कॉस्टली नहीं है, आम मेडिकल स्टोर्स पर ये वैक्सीन अवेलेबल होती है, आप वैक्सीनेशन जरूर कराइए टाइफाइड के लिए। थैंक यू डॉक्टर वहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ लॉन्ग डज एंटेरिक फीवर लास्ट इन चिल्ड्रन? बच्चों में ये मैक्सिमम कितनी देर तक एंटेरिक फीवर रहता है? अब ये जो है ये डिपेंड करता है असल में कि कुछ बच्चों को माइल्ड डिजीज होती है, कुछ बच्चों में सीवियर डिजीज होती है। माइल्ड डिजीज तो यूजली 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है, क्योंकि जो टाइफाइड फीवर है असल में ये 2 तरह से होता है। इसमें 2 जरासीम होते हैं, एक है साल्मोनेला टाइफी, एक है पैराटाइफी, जिसे टाइफाइड और पैराटाइफाइड बोलते हैं। दोनों की सिम्टम सेम होती है, लेकिन वो जो माइल्ड फीवर होगा वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जो बच्चे जिनको कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं उनको तो आप समझ लीजिए कि 3-3 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाते हैं, तब जाके वो ठीक होते हैं। ये फिर 1 माह तक सिम्टम परसिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल जी, सिम्टम्स परसिस्ट कर सकती हैं और डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में फॉलोअप में रहना बहुत जरूरी होता है ताकि आप एंटेरिक फीवर की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। थैंक यू डॉक्टर वहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन जी एक मदर की तरफ से आया है, मेरा बेटा 6 साल का है और वो रात में बिस्तर गीला कर देता है,
मैं मदर ने अपनी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं कि वो कहती है कि मैं शाम के बाद उसका पानी पीना कम कर देती हूँ। सोने से पहले मैं उसे जरूर वॉशरूम लेकर जाती हूँ ताकि वो उसका ब्लैडर एम्प्टी हो सके। ये तमाम एहतियात करने के बावजूद हम उसका रात में बेड हो जाता है। आप प्लीज हमें बताएंगे कि क्या इसके लिए मैं उसे कोई मेडिसिन दूं या कंसल्ट करूं? प्लीज हेल्प मी। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो इसे हम एन्यूरेसिस बोलते हैं, ये जो बच्चे बेड करते हैं रात को, जी जी ये यूजुअली एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है। कुछ बच्चों की नींद जो है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की नींद इतनी गहरी होती है कि उन्हें जी पता भी नहीं चलता, और यूरिन पास जी कर देते हैं बेड पे, और उसी बेड पे फिर सोए भी रहते हैं, और उन्हें जी सुबह पता चलता है कि मैंने यूरिन पास किया हुआ। तो जी इतनी जी उनकी नींद गहरी होती है। तो उसमें ये देखें, जो मेडिसिन है, जो डिफरेंट मेडिसिन आजकल अवेलेबल है, वो होती है शॉर्ट टर्म के लिए। आपको जी लगेगा मेडिसिन शुरू हुई और बच्चा ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही मेडिसिन बंद करेंगे दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए हम बार बार ये स्ट्रेस करते हैं कि आप साइकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ आइए। साइकोलॉजिकल थेरेपी क्या होती है कि जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, वो प्लस बच्चे को थोड़ा सा गाइड करते हैं हम, कि नहीं ये जो है आप यूरिन पास करते हो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। जैसे जी बिलफर्ज, जी जैसे उन्होंने कहा कि हम जो है वो पानी नहीं पिलाते, पानी जैसे नहीं। बच्चे को सोने से पहले हम यूरिन पास कराते हैं, तो वो जी भी 2 दफा कराना पड़ेगा, यूरिन पास कराना पड़ेगा। और उसके बाद जब बच्चा सो जाए तो 1 से 2 घंटे के बाद उसे फिर उठा के फिर यूरिन पास कराइए। उसके बाद फिर जो है तकरीबन 2 से 4 घंटे बाद फिर उठा के यूरिन पास कराइए। और अगर बिलफर्ज बच्चे ने यूरिन पास कर दी है, तो फिर आप थोड़ी सी उसकी हेल्प लें कि बेटा ये चादर आप उठाइए, ये तकिया आप इधर रखिए, ड्रेस चेंज कीजिए। तो उसमें क्या होता है कि फिर जब बच्चा ये प्रैक्टिस बार बार करेगा, ड्रेस चेंज करना है उसने, बेडशीट में हेल्प करना है थोड़ा सा उसे, उसके दिन फिर ये बातें आती हैं कि हाँ ये तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, और मेरी मदर को या मेरे फादर को के लिए कितना मुश्किल होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा ना एक साइकोलॉजिकली वो उस दिन में आता है कि नो दिस इज नॉट ओके, कि मुझे नींद से उठ जाना चाहिए ताकि मैं उठ के यूरिन पास करूं। जी तो यही बिल्कुल। हमारा मैसेज होता है बच्चों के लिए भी, और पेरेंट्स के लिए भी, कि हमने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बतानी होती है कि ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, वो भी बताने के बाद। और डांटने जी की जरूरत बिल्कुल। नहीं, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उन्हें बस बताना होता है कि ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं, ये चीजें ठीक हो बिल्कुल जाती ठीक है। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वहीद, आपने बहुत अच्छा बताया। इसको मैं थोड़ा समराइज करूं तो जैसे डॉक्टर वहीद ने कहा कि ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। इस एज में बच्चों की नींद गहरी होती है, साइकोलॉजिकली भी ऐसा हो जाता है, तो आप परेशान मत हो। दो बातें बहुत जरूरी डॉक्टर वहीद ने बताई हैं कि एक तो ये कि आप जब बच्चा सो जाता है तो आप थोड़ा सा 2 से 3 घंटे के बाद उसको उठाएं। गहरी नींद में है तो उसको उठा कर ले जाएं और उसे वॉशरूम में ले जाकर उसका ब्लैडर एम्प्टी कराएं, वो पेशाब कर ले ताकि वो दोबारा ना करे। ये आप एक बार करके देखिए, अगर फिर भी बेड होता है तो इसका मतलब ये है कि रात में 2 बार आपको ऐसा करना है। दूसरी बात भी ये है कि बच्चे की ट्रेनिंग कीजिए। जब बेड होता है तो फिर उसकी हेल्प लें, आप उसके साथ मिलकर करें और उसे उस काम में शामिल करें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मदर्स के लिए है कि कभी भी बच्चे को शर्मिंदा ना करें इस बात पर, और उसे डांटे मत। इस तरह से उसको साइकोलॉजिकली जो ट्रॉमा होगा वो उसके लिए इन द लॉन्ग रन मुश्किल हो जाएगा। और वक्त के साथ साथ जैसे सॉरी जैसे जैसे एज ज्यादा होती है, बॉयज एंड गर्ल्स में जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है बड़ी हद तक। इसके लिए भी किसी ऐसी मेडिकेशन की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट ट्रेन योर चिल्ड्रन एंड इट विल बी ऑल राइट। जी डॉक्टर वहीद, ऐसे ही है? है। जी ऐसे। थैंक यू जी। डॉक्टर वहीद, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच हेपेटाइटिस इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन? और कैसे आप इसमें ग्रेड करेंगे कि बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सा हेपेटाइटिस कॉमन? बच्चों में जो सबसे कॉमन है वो हेपेटाइटिस ए है। ओके, ठीक हेपेटाइटिस हो ए गया। होता है। और हेपेटाइटिस ए भी जो है वो भी जैसे हमने बात की थी टाइफाइड की, हेपेटाइटिस ए का भी जो होता है ना, जो इसका एक स्प्रेड होता है, वो भी कंटेमिनेटेड फूड से और कंटेमिनेटेड वाटर से होता जी बिल्कुल। है। इसमें भी हमारा जो है फोकस यही होता है, गुड हाइजेनिक मेजर्स वही करने पड़ेंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र है कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी अवेलेबल है। जी हाल तो बिल्कुल। ये भी अभी तक। जी।
जी बिल्कुल अवेलेबल ऐसा ही है। है। अच्छा डॉक्टर वहीद, जैसे हेपेटाइटिस ए की बात चल निकली है, तो जैसे हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में बात की, थोड़ी सी के बारे में भी की, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप माओ को हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई की थोड़ी साइन सिम्टम्स और इसकी वैक्सीनेशन के बारे में अगर गाइड कर दें, हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में जी जी। मदर्स को थोड़ी सी जो टिप्स दे दें। जो हेपेटाइटिस ए है, जो हेपेटाइटिस ए है जी और ई है, दोनों में जो एक चीज मुश्तरक है वो ये है कि दोनों जो है वो खाने पीने की चीजों से स्प्रेड करते हैं। ठीक है। उसके जी बाद जो बिल्कुल। हेपेटाइटिस ए है वो बच्चों में ज्यादा होता है। हेपेटाइटिस ई जो ज्यादा बड़े बच्चे होते हैं, एडोलिसेंट में ज्यादा होता है, और खास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज में ज्यादा होता है, ईज होता है। तो हम ज्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो ए के ही आते हैं असल में। और ए जी जी ए में क्या होता है, यूजुअली जो है शुरू में आपको लगता है कि जैसे बच्चे को फीवर है, वोमिटिंग है, उनका खाना पीना कम हो गया, एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाती है। यूजली यही सिम्टम होते हैं। और 4 से 5 दिन के बाद आपको फील होता है नहीं, आईज भी येलो होना शुरू हो गई। जी तो जी यूजली तकरीबन 3 से 5 दिन के अंदर अंदर इन सिम्टम्स के साथ बच्चे की आईज येलो होना शुरू हो जाती है। बाद बच्चों को फीवर बड़ा हाई ग्रेड होता है, बाद बच्चों को फीवर हाई ग्रेड नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली वॉमिटिंग और डिक्रीज एपिटाइट वो उसका हिस्सा रहती है हमेशा। और कुछ बच्चों को तो अब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होती है, कुछ बच्चों को अब्डोमिनल पेन भी कम होती है। तो ज्यादा जो जी है वो ये होता है लो ग्रेड फीवर या हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, डिक्रीज एपिटाइट, अब्डोमिनल पेन, और लेटर ऑन 5 to 7 डेज के अंदर अंदर येलो आइज हो जाती है। ये कॉमन कॉमन प्रेजेंटेशन होती है इसकी। जी बिल्कुल। और इसके ट्रीटमेंट के हवाले से हेपेटाइटिस ए की जैसे आपने वैक्सीनेशन के बारे में बताया है, ई के जो बारे में आप क्या? ये जो इसका ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट जी स्पेसिफिक नहीं होता, तो इसके लिए खास ड्रग नहीं होती। सिर्फ हमने सिम्टोमेटिक। क्या, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है बस। आईपी फ्लूइड दे देते हैं हम, जैसे एंटीओमेटिक दे देते हैं वॉमिट के लिए। उसके बाद हाइड्रेशन स्टेटस ठीक कर दिया, फीवर के लिए पैरासिटामोल दे दी, या जो है वो ब्रूफिन दे दी। और उसके जी उसके बाद जो है जो फिर उसके बाद क्या होता है कि हेपेटाइटिस ए जो है, उसमें क्या होता है कि हम फिर वही पेरेंट्स को थोड़ा सा बताते हैं कि आप प्लीज इस तरह वो हाइजीन का ख्याल रखें ताकि बाकी बच्चों को ना हो जाए। जैसे हमने जी पहले बात की थी टाइफाइड की, कि गुड जी जी हाइजेनिक मेजर्स जो है ना वो सबसे टॉप पे है, वो बिल्कुल। करेंगे। और जिनको नहीं हुआ उनको फिर वैक्सीन लगवाएंगे। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जरूर कराएं, और ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम में भी शामिल है, तो उससे जरूर फायदा उठाएं। फ्री वैक्सीनेशन सेंटर्स है गवर्नमेंट सेटअप्स में, और आप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि बच्चों की केयर, बच्चे फूलों की तरह से होते हैं, और थोड़ा सा कोई उनका हेल्थ का इश्यू हो तो फूलों की तरह ही मुरझा जाते हैं। इसलिए उनकी केयर करना बहुत जरूरी है, और बेहतर है कि हम प्रिवेंशन की साइड पे जाएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ताकि आपके बच्चे को वो बीमारी अटैक ही ना करे अगर आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच अच्छा डॉक्टर वहीद, आपने अच्छा, एक हेपेटाइटिस ए चीज ई के सॉरी, बारे मैं में बताया। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन प्राइवेट तौर पे अवेलेबल है, अभी गवर्नमेंट के स्केड्यूल में शामिल नहीं हुई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो इंशाल्लाह इस साल के एंड में वो हाँ जी। गवर्नमेंट के स्केड्यूल में ऐड हो जाएगी। जी बिल्कुल, फैब में गवर्नमेंट ने वो एक प्रोग्राम किया था जिसमें सब बच्चों को लगाई है, और इंशाल्लाह ये इस साल ईपीआई प्रोग्राम में ये एंटर हो जाएगी। टाइफाइड की वैक्सीन गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी। तो काफी प्रॉब्लम्स बच्चों को जो एंटेरिक फीवर की वजह से वो जो मेनिंजाइटिस तक हो जाता है डॉक्टर भीर, मैंने देखा है बच्चों को जी जी कि जी जी। कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत बुरी होती है। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे। तो आप जैसे ही गवर्नमेंट के प्रोग्राम में ये शामिल होते हैं, आप बच्चों को रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी डॉक्टर भाई, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेरी बेटी की उम्र ये जी 7 साल है, और उसे 6 माह पहले टाइफाइड हुआ था, और अभी लास्ट मंथ उसे फिर से हो गया। प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि टाइफाइड की वैक्सीनेशन के बारे में लोग कहते हैं कि ये सिर्फ 50% इफेक्टिव है, क्या फिर भी मुझे ये वैक्सीनेशन अपनी बेटी की करा लेनी चाहिए? नहीं, क्या है कि ये टाइफाइड वैक्सीन 50% जी, नहीं। इन्होंने पहले बेटी को हुआ टाइफाइड, 6 माह के बाद दोबारा टाइफाइड हुआ, वैक्सीनेशन अभी तक नहीं कराई, लेकिन इनके माइंड में वो मिथ्स है वैक्सीनेशन की, कि लोग कहते हैं कि इसे लगा के भी फायदा नहीं होता, ये सिर्फ 50% ही इफेक्टिव है, इसलिए ना लगवाएं। तो आप मुझे बताइए कि इसकी एफिकेसी क्या है टाइफाइड वैक्सीनेशन की, मैं लगवाऊं बेटी को या ना लगवाऊं?
देखिए याद रखिएगा, वैक्सीनेशन जब भी हम लगवाते हैं तो उसकी एफिकेसी यूजुअली जो बाकी वैक्सीन भी हैं उनकी एफिकेसी अराउंड 80 to 90% होती है। 80 to 90% होती है। 85%, 87%, 90% ये एफिकेसी होती है मोस्टली वैक्सीन की। इवन के जो आजकल कोरोना वैक्सीन भी लग रही है वो भी 100% नहीं है। ये बिल्कुल हमें जेन से निकालना पड़ेगी ये बात। वैक्सीनेशन कभी भी 100% नहीं होती। कुछ वैक्सीन हैं जो 100% है, ठीक है। जैसे लाइव वैक्सीन हैं, जब उनको डिजीज होती है उसके बाद दोबारा लाइफ लॉन्ग वैक्सीन उन्हें इम्यूनिटी मिल जाती है। आम वैक्सीन जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन 100% नहीं होती है। तो मैं ये इस बात पे इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज वैक्सीन लाजमी लगवाएं, क्योंकि जब वैक्सीन लग जाती है उससे आपकी बॉडीज में इम्यूनिटी आ जाती है थोड़ी सी। जब इम्यूनिटी आ जाती है तो आपको डिजीज उतनी सीवियर नहीं होती जितनी सीवियर वैक्सीन लगाने के बगैर होती है। बिल्कुल जी डॉक्टर वहीद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको अगर हम करंट सिचुएशन जो पेंडेमिक की चल रही है उसमें भी अगर हम देखें तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है उन्हें कोरोना अगर हुआ तो उनकी सिम्टम्स बहुत स्वेयर नहीं थी। वो उतनी शिद्दत की बीमारी से नहीं गुजरे जितने वो लोग गुजरे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। तो एक तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो किसी भी वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है दिफा करने के लिए। दूसरा, जब हम वैक्सीनेशन देते हैं तो वो एडिड आपको सपोर्ट मिल जाती है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो वैक्सीनेशन 100% नहीं है, 60%, 70%, 80% जितनी भी है, लेकिन आखिर उसकी एफिकेसी तो है। और अल्लाह ताला ने आपके अपने जिस्म में भी वो सिस्टम रखा हुआ है कि आपका दिफाई निजाम अच्छा है, अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो आपकी इम्यून सिस्टम वैसे भी अच्छा है। तो ये वैक्सीनेशन कराने से उसको समझ लें कि एडेड एक बेनिफिशियरी इफेक्ट आएगा। तो 50%, 60% के चक्कर में नहीं जाना। वैक्सीनेशन जो अवेलेबल है आप जरूर लगवाएं। थैंक यू डॉक्टर वहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, माय सन इज 1 month old. He passes water like loose stools every time I feed him. ब्रेस्ट फेड बेबी है और जब भी वो उसे फीड कराती है तो वो बिल्कुल वाटरी स्टूल पास कर देता है। What should I do about this? Should I give him ORS? 1 माह के बच्चे के बारे में बात हो रही है। अच्छा देखिए, ये फर्स्ट 3 मंथ में ये चीज बड़ी कॉमन है बच्चों में कि बच्चे जैसे ही फीड लेते हैं स्टूल पास करते हैं। और यूजुअली जो है खास तौर पे जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं वो तो इवन के 8 से 10 दफा स्टूल पास कर सकते हैं। कुछ बच्चे हमने 12 दफा वाले भी देखे हैं, 12 टाइम स्टूल पास कर देते हैं। ये खास तरह का रिफ्लक्स होता है जिसे हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स बोलते हैं। ये बीमारी नहीं है असल में, ये नॉर्मल होता है। अगर बच्चा जो है वो सही तरह फीड ले रहा है, उसे फीवर नहीं है, उसके स्टूल में ब्लड नहीं आ रहा, लेस नहीं आ रही, और उसके बाद वॉमिट नहीं कर रहा, हर चीज ठीक है, तो फिर इवन के 6, 8, 10 दफा स्टूल पास करना कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये ब्रेस्ट फीडिंग के साथ वैसे ही बच्चे के स्टूल थोड़े लूज हो जाते हैं, कोई ऐसी बात। थैंक यू वेरी मच जी। जैसे कि बताया है डॉक्टर वहीद ने कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये बच्चों की पहले 3 माह की एज में ऐसा होता है, तो आप परेशान मत हो। अच्छा डॉक्टर वहीद, हाइड्रेशन स्टेटस के बारे में माएँ बहुत परेशान होती हैं जब इस तरह से लूज मोशन आ रहे हैं, तो आप कोई ऐसी टिप देंगे माओ को कि वो देख सकें कि मेरे बच्चे को, जैसे इन्होंने भी कहा परेशान होकर कि मैं उसे ORS तो ना पिला दूं, तो कि उसका हाइड्रेशन स्टेटस यानी उसमें नमकियात और पानी की कमी तो नहीं है? ऐसी कोई सिंपल सी एक बात जिससे माओ को अंदाजा हो सके। नहीं, मेरे ख्याल में तो फर्स्ट 4 मंथ में अगर तो बच्चे को वाकई डिहाइड्रेशन हो रही है तो सबसे बेस्ट, उससे पहले सबसे टॉप पे दूध ही आता है। दूध आता है, दूध ही पिलाएंगे। ठीक है। और बार बार और अगर जो है वाकई जो स्टूल एबनॉर्मल हो गए हैं बिलफर्ज, जैसे उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया है और बच्चा बीमार है, तो देन हम उसे ओआरएस ऐड करेंगे उसके अंदर। लेकिन जो नॉर्मल स्टूल हैं जो दूध पीने के फौरन बाद आते हैं वो एबनॉर्मल मोशन नहीं होते, दे आर नॉर्मल मोशन। ठीक है, ठीक है। कोई ऐसी अलामत डॉक्टर वहीद के 1 माह से 3 माह के बच्चों में जो माएँ पिक कर सकें कि बच्चे में पानी और नमकियात की कमी हो गई, अब मुझे कंसल्ट करना है, कोई ऐसी अलामत? पहली बात तो ये है कि अगर एक बच्चा जो लूज मोशन कर रहा है, इसके साथ वॉमिट कर रहा है, इसके साथ अगर वो दूध पीना उसने कम कर दिया है, तो फिर तो हम कॉन्शियस हो जाएंगे। उसके बाद अगर वो दूध पिलाते हैं, वो दूध नॉर्मल से हटके पीता है, जैसे ज्यादा इंटेंसिटी से दूध पी रहा है वो, जैसे उसे प्यास लगी हुई है,
तो ये भी शुरू की अलामत होती है। जब हम कहते हैं बच्चे को पानी कमी शुरू हो गई, तो ये 4 बातों का ख्याल रखिए। अगर लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग शुरू हो जाए, दूध पीना कम करना शुरू कर दे, और उसके बाद बेचैन हो के दूध पिए वो, बिल्कुल, तो ये समझे कि दूध जो है ना, उसकी जो डिहाइड्रेशन की अलामत है वो शुरू हो गई। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये सब माओं के लिए बहुत हेल्पिंग होगा, क्योंकि माएँ कॉन्शियस होती है, खासतौर पे जिनका पहला बच्चा होता है, कि अगर बच्चा लूज मोशन कर रहा है हर फीड के बाद, तो फिर वो देखने जाती है कि अब हम डॉक्टर के पास जाएं या ये नॉर्मल है। तो उसमें अगर जैसे डॉक्टर वहीद ने बताया है कि बच्चा बेचैनी की हालत में है और उसने दूध पीने की मिकदार को कम कर दिया है, और या समहाउ कभी कभी बुखार भी हो जाता है या वॉमिटिंग हो जाती है, या बच्चा दूध पी रहे प्यास किसी कैफियत है उसकी, तो ये अलामतें हैं कि कहीं वो गैस्ट्रोएंटराइटिस में ना जा रहा हो, उसको पानी और नमकियात की कमी ना हो गई हो, तो फिर इस सूरत में आपको जरूर अपने बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन तो अवेलेबल ही नहीं है, इसके लिए खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हेपेटाइटिस सी के बारे में। जी जी, देखिए हेपेटाइटिस सी जो है, इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो ब्लड प्रोडक्ट से होती है। बिल्कुल, ब्लड प्रोडक्ट्स में या आप जो है वो जैसे यूरोप में या इवन के सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होती है, सेक्रीशन से भी होती है, ब्लड ब्लड प्रोडक्ट से भी होती है, नीडलिंग से होती है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा कोशिश करें कि अपने बच्चे को टीके ना लगवाएं जो खाम खा टीके रखते हैं। अब देखिए पैराफ्रीज में क्या होता है कि जरा सा मसला होता है, बच्चे को टीका लगा देते हैं, और वो भी खुदा ना खासा सिरिंज कौन सी होती है जो आरडी यूज में होती है सिरिंज में ना, या अब तो मुझे नहीं पता वो जमाना है कि नहीं है। पैराफ्रीज में अभी भी क्या होता है, शीशे की सिरिंज होती है, उसी को पानी में डुबोया होता है, और वही 20 से 30 बच्चों को, वही बड़ों को या बच्चों को सबको लग रही होती है। उससे फिर क्या होता है कि वो फैलता है जरासीम, जो कि डेफिनेटली जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो वो मसल में जाता है ना, मसल में ब्लड होता है। तो एक तो आप इंजेक्शन से बच्चों को बचाइए, ठीक है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम यही कर सकते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं है जो मगरबी माशरे में है। तो सबसे एहतियाती तदबीर तो यही हम कर सकते हैं कि हम बच्चे को खाम खा इंजेक्शन ना लगवाएं। बिल्कुल, और उसके बिल्कुल बाद सही जब वालदा हामिल हो जाती है, तो जो जो लेडी डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो मदर हेपेटाइटिस सी लाजमी करवाएं, ताकि जी बच्चे में बिल्कुल। ट्रांसफर ना हो जाए। जी, इसी में मैं ऐड भी करूंगी कि डॉक्टर वहीद ने बहुत अच्छे तरीके से बताया जी, वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, एहतियात की जा सकती है। हेपेटाइटिस सी ब्लड के जरिए आपको ट्रांसमिट होता है, और ये इसका ये है कि जो लोग टैटूज बनवा लेते हैं या वो सिरिंजेस को शेयर कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर वहीद ने बताया कि पेरिफेरी पे एक मैल प्रैक्टिस हो जाती है, डॉक्टर्स तो नहीं करते, लेकिन फिर भी ये क्वेक्स वगैरह ये कर लेते हैं कि एक ही सिरिंज को वॉश करके तो सबको उसी से इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो वो जब नीडल शेयर होती है तो उससे भी ये स्प्रेड होता है। एक और चीज इसमें मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको इस बात का भी, जैसे अभी एक पेशेंट ने सवाल किया था हेपेटाइटिस बी के बारे में प्रेगनेंसी का, तो हेपेटाइटिस सी के बारे में भी यही है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, 3 महीने का हमल होता है, हम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV उसमें शामिल है, स्क्रीनिंग में हम जरूर कराते हैं। अगर अनलकीली किसी का हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, सिर्फ आपको हम एहतियात बताते हैं, आपको हम बताते हैं कि अपने विटामिन रेगुलर लें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, फ्रूट्स वगैरह लें, और अपने LFTs भी कराएं, और क्लोज मॉनिटरिंग में रखते हैं। इसका प्लेसेंटा के थ्रू जो ट्रांसमिशन है, इसकी कोई ऐसी क्लियर कट हमें स्टडी अवेलेबल नहीं है। ये बच्चों में ट्रांसमिट हो जाता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी ट्रांसफर हो सकता है, और इन द यूट्राइन लाइफ, या जो गेस्टेशनल एज है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ है, उसमें भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो और इसके बाद जब पैदाइश के बाद भी माँ से बच्चे में जा सकता है, क्योंकि वो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, कोई भी स्किन है कटी हुई है या उससे ब्लड का कांटेक्ट होता है तो उसमें ये जा सकते हैं। यानी यूट्रस में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है वहां से भी ट्रांसमिट हो गया। पैदाइश नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉसिबिलिटी है कि 1 in 20 वुमेन ये ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं। बच्चा पैदा हो चुका है उसके बाद भी ये बच्चा माँ से ये ले सकता है।
एक तो ये 1/20 में इसकी रेशो बहुत हाई है, और जिन पेशेंट्स में HIV होता है, HIV पेशेंट में हेपेटाइटिस सी होता ही है और उसमें ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें देखा ये गया है कि जैसे इसके फॉलोअप पर हम बच्चे को रखते हैं और इसके 18 मंथ तक टेस्ट हो रहे होते हैं, देख रहे होते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए भी और सी के लिए भी, तो कुछ बच्चों में इसके बच्चे की ग्रोथ पर तो इसका कोई असर नहीं होता जनरली जो देखा गया है, और वक्त के साथ साथ ये खत्म हो जाता है, बच्चे इससे निकल आते हैं। डॉक्टर वहीद, हेपेटाइटिस सी से बच्चे जैसे जैसे ग्रो करते हैं, आपका ख्याल है ना कि वो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं विदाउट ट्रीटमेंट उनकी एंटीबॉडीज आ जाती हैं और वो उससे निकल जाते हैं। एक तो ये चीज है, और दूसरा बाजू का जब हम एट बर्थ बच्चे के कराते हैं टेस्ट और हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडीज देखते हैं, तो वो माँ से बच्चे में एंटीबॉडीज आई हुई होती है, और उसको जब हम फॉलोअप पर देखते हैं तो टाइम के साथ साथ वो सब चीजें सेटल हो जाती हैं और वो नेगेटिव हो जाता है। जी डॉक्टर वहीद, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे जो मैंने अभी बताया है? जी जी, यही वजह होती है कि हम जो बच्चे की हेपेटाइटिस सी की जो एंटीबॉडीज कराते हैं वो यूजुअली हम एक साल के बाद कराते हैं, हम पहले नहीं कराते। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल डॉक्टर वहीद ने शुरू में भी बताया कि एक 6 माह की उम्र में, 1 साल की उम्र में, फिर 18 महीने का बच्चा होता है तो एंटीबॉडीज करा के देखा जाता है, और जनरली बच्चे की ग्रोथ पर इसका कोई बुरा असर नहीं आता, बच्चे नॉर्मली ग्रो करते हैं। तो और दूसरा ये कि माओ के लिए फिर ये होता है कि जब ये हमारे पास एंटीनेटल के लिए आ रहे होते हैं तो उसी वक्त हम इन्हें समझाते हैं कि आफ्टर डिलीवरी आप अपनी ट्रीटमेंट जरूर कराएं, क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी और आपकी इस प्रेगनेंसी के दरमियान में जो स्पेस है, ये आपके लिए वो पीरियड है जिसमें आप अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और आप हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट हो जाता है इसका, तो वो आप जरूर ले लें ताकि आपके LFTs भी नॉर्मल रहे, आपके लिवर में कोई क्रॉनिक किस्म का कोई ऐसा इन्फेक्शन ना रहे, और आप उसको बेहतर, आपकी जिंदगी और आपकी सेहत बेहतर तौर पर मैनेज की जा सके। जी डॉक्टर वहीद, आप हेपेटाइटिस सी के बारे में बात कर रहे थे कि आप 18 मंथ तक उसकी एंटीबॉडीज कराते हैं। जी जी, तो वो थोड़ा सा बता दें मदर्स को, क्योंकि हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है। लाइक मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी देख रही हूँ और प्राइवेट में भी, जब हम करा रहे हैं स्क्रीनिंग तो हेपेटाइटिस सी आ जाता है मदर्स का पॉजिटिव, और उसके बाद पूरी फैमिली बहुत परेशान होती है, वो सोचते हैं कि पता नहीं ये कौन सी बीमारी आ गई और आगे बच्चे का क्या स्टेटस होगा। इसलिए मैंने कोशिश की कि डिटेल में इसका मैं रिप्लाई कर सकूं, और बच्चे के बारे में आप एंटीबॉडीज का जो बता रहे थे प्लीज बताइए। क्या है कि यूजुअली बच्चों में हेपेटाइटिस सी एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स नहीं आते उसके, समझ लें कि एक तरह से कैरियर्स ही होते हैं वो, उनमें डिजीज मल्टीप्लाई नहीं करती, ये वायरस मल्टीप्लाई नहीं करता यूजुअली जो है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों में तो हमारे पास इस वजह से बड़े ही कम बच्चे देखे गए हैं जिनमें हेपेटाइटिस सी की एक्टिव डिजीज हमें नजर आए या बी की एक्टिव डिजीज नजर आए, खास तौर पे इन्फेंट्स के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यूजली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और या जस्ट कैरियर होते हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज हमारे सामने नहीं आती है, बिल्कुल नहीं। जहाँ बीमारी है वहां पे बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। और जो लोग भी प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट हैं और वो उनका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है तो प्लीज परेशान ना हो, और हम उन्हें मदर फीड भी इसमें मैं ऐड करूंगी कि आप अपने बच्चे को अपना दूध भी पिलाएं, इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है। ना हम हेपेटाइटिस बी में मना करती है ना सी में मना करती है, आप अपने बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि उसमें यह है कि खतरे से ज्यादा फायदा है उस ब्रेस्ट मिल्क में, बच्चे की सेहत के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर वहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड फीवर? हमने बात तो की है लेकिन फिर एक क्वेश्चन आया जी, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछे हैं जी। चलें, अच्छा है, बल्कि मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन पिछले हफ्ते स्पिरिट यूनिवर्सिटी में ना, अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज में हमारे पास एक 11 ईयर की बच्ची एडमिट हुई थी, जिसको तकरीबन कोई 2 हफ्ते का बुखार था जब वो हमारे पास आई है। और पहले उसे जो था वो फीवर के साथ नमोनिया हुआ, उसके साथ साथ उसे जांडस हो गया, अब्डोमिनल डिसेंशन हो गई, इंटेस्टाइन जो है वो मतलब इंटेस्टाइन कम्युनिकेशन साथ शुरू हो गई। तो ये प्रोग्रेसिवली बच्चे जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अलावा एक पेशेंट मेरे पास, जो मैं ये आपको बुक्स की बात नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। एक बच्ची मेरे पास टाइफाइड की ऐसी भी आई है जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ द हिप हो गया था, हिप जॉइंट उसे सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया था। फिर क्या होता है कि ये वो स्टेज होती है जब 2-3 हफ्ते का बुखार हो गया हुआ है
और इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, किसी किसी के पास भी मेडिसिन पूरी नहीं ले पाते हम, वो इंटरप्टेड मेडिसिन लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करता जा रहा होता है, स्ट्रांग होता जा रहा होता है, वो बच्चा वीक होता जा रहा होता है, तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो जो कॉम्प्लिकेशन मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। उसमें निमोनिया है, हेपेटाइटिस है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, आर्थराइटिस है, इवन के बच्चे जो हैं वो एन्सेफलाइटिस में चले जाते हैं, मेनिंजाइटिस में डेवलप हो जाता है उनमें। ये सारी कॉम्प्लिकेशन इन बच्चों में आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए लाइक एंटेरिक फीवर के बारे में, टाइफाइड बुखार जिसे हम कहते हैं, हम हमेशा इसकी कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, और पेरेंट्स को भी यही हम एजुकेट करते हैं कि प्लीज इसे टाइमली पिक कीजिए, इसका डायग्नोसिस, इसके टेस्ट और उसके बाद इसका टाइमली ट्रीटमेंट जो है आपको कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। ये तो बीमार होने के बाद है। प्रिवेंशन के लिए हम कहते हैं जी टाइफाइड की वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। लाइक इसकी कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट इतनी सीरियस है कि इसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग वैक्सीनेशन पर जाएं। आंतों की बहुत बुरी बीमारी बच्चों को इससे होती है, बाजों का तो आंतों में वो परफोरेशन तक हो जाती है, इस हद तक जाते हैं। और एनकेफ्लाइटिस के बारे में आप सोचिए कि कितनी सीरियस बीमारी है, जो एंटेरिक फीवर की कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। तो एज सुन एज पॉसिबल बच्चों की ट्रीटमेंट पर फोकस कीजिए, डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट लीजिए, और वैक्सीनेशन को उनकी रूटीन में वैक्सीनेशन जरूर कराइए। थैंक यू डॉक्टर वहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन जी फिर टाइफाइड फीवर के बारे में ही है। कहती हैं जी मेरे बेटे को सोर थ्रोट एंड फीवर हुआ, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी 5 दिन के लिए, और साथ ही विडॉल टेस्ट में डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया। उनका, मेरे बेटे का विडॉल टेस्ट पॉजिटिव आया, और अब 4 दिन के बाद वो परफेक्टली ऑल राइट है, कोई फीवर नहीं है, सोर थ्रोट नहीं है, और कोई और बॉडी एक्स या इस तरह की सिम्टम्स भी नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं उसका विड्रॉल टेस्ट दोबारा से रिपीट कराऊं? नहीं, जरूरत नहीं है कराने की। अगर 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 बच्चा ठीक है तो जरूरत नहीं दोबारा कराने की। अब तो इवन के विडाल टेस्ट जो है ये हेल्थ केयर कमीशन ने इस पे बैन लगा दिया है। अब तो यही कहा जाता है कि आप सिर्फ ब्लड प्रेशर कराए, ये टेस्ट ना कराए ना आप। तो अगर अगर आपका बच्चा ठीक है, उसकी सेहत ठीक है, वो बेहतर हो रहा है, तो दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर वहीद, एक और क्वेश्चन आया है जी, फीडिंग मदर का है कि बच्चे की उम्र 3 महीने है, तो ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बेबी है, तो क्या उससे दरमियान में अगर कभी प्यास महसूस करते हैं तो हम पानी पिला सकते हैं? नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग अगर अगर वो बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो यूजली हम रिकमेंड करते हैं कि 6 माह तक उसे पानी ना पिलाया जाए, क्योंकि मदर फीड के अंदर या टॉप फीड के अंदर 80% पानी होता है। ठीक हो गया। इसे इसे नहीं पिलाना पानी। जी बिल्कुल। नहीं। बहुत क्लियर मैसेज है डॉक्टर वहीद का कि जब आप बच्चे को माँ का दूध पिला रहे हैं तो आपको पानी पिलाने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में ऑलरेडी उसे पानी मिल रहा है। ये जो होता है ना कि शहद में पानी और वो सब पानी का, कि इसे प्यास भी तो लगती होगी, प्लीज आप ये सब ना दें, बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड दें। उसमें बच्चे के लिए सब कुछ है, अल्लाह ताला ने ये बच्चे की बहुत बैलेंस्ड खुराक रखी है। अच्छा डॉक्टर वहीद, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी वीनिंग के बारे में, कि किस एज से माए बच्चों की वीनिंग स्टार्ट कर दें? वीनिंग की एज? जी जी जी, वीनिंग अगर तो जैसे ये लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि उसे टॉप फीड नहीं दी जा रही। जी नहीं दी जा रही। इस सूरत में तो वीनिंग स्टार्ट करते हैं हम 6 मंथ के बाद। लेकिन अगर बच्चा जो है मिक्स फीडिंग पे है या टॉप फीडिंग पे है, तो WHO कोई नई रिकमेंडेशन जो आई है वो ये आई है कि 4 to 6 मंथ पे आप वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मिक्स फीडिंग पे है या टॉप फीडिंग पे है तो बच्चे को 4 to 6 मंथ पे वीनिंग स्टार्ट कर दीजिए। जब जैसे उसे खिलाना शुरू कर देता है ताकि उसका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए, और उसके बाद जो एक होता है बाकायदा से जो जो वीनिंग होगी फिर वो 6 मंथ के बाद स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम शुरू करेंगे उसे 4 to 6 मंथ के दरमियान। ठीक हो गया जी बिल्कुल। ये मैसेज है डॉक्टर वहीद का कि जो माए सिर्फ अपना दूध पिला रही है वो 6 माह की उम्र में वीनिंग को स्टार्ट करेंगी। और जो माए, ये भी होता है ना कि मिक्स होता है कि आप ब्रेस्ट फीड पर भी और बॉटल फीड, टॉप फीड भी साथ है, तो वो वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं 4 से 6 महीने की उम्र में। किसी भी एज पर 4 महीने से भी स्टार्ट हो सकती है और 6 महीने से भी हो सकती है।
जी क्वेश्चन आया है जी फेसबुक पर आपके लिए, हाउ कैन अ पर्सन अवॉइड स्प्रेडिंग हेपेटाइटिस सी फॉर अदर्स। डॉक्टर वहीद, लाइव मेरा क्वेश्चन मेरा आपके लिए फेसबुक पे आया है जी, हाउ कैन अ मेरा ख्याल पर्सन है अवॉइड स्प्रेडिंग हेपेटाइटिस सी फॉर अदर्स। मेरा ख्याल है हमने जवाब तो इसके बारे में दिया है कि जवाब दे कैसे दिया इसके आपने। स्प्रेड को रोक सकते हैं। इसके लिए जी हमने आपको रूट भी बता दिया कि ब्लड के जरिए ये स्प्रेड होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब भी अपने इलाज के लिए जाएं, कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाएं, अनड्यू इंजेक्शंस ना लें। और ये ख्याल रखें, अगर आप किसी गांव में रहते हैं और आप वहां पे किसी डिस्पेंसरी वगैरह पर जा रहे हैं, तो ख्याल रखिए कि आप डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो ले रहे हैं उसे अनपैक होता हुआ देखें, क्योंकि नीडल शेयर से भी ऐसा होता है। और ये जो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं है, लेकिन ये जो टैटूज वगैरह बनवाते हैं और नीडल पियर्स होता है, इससे ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो ख्याल रखें कि ये बच्चे इस साइड पर ना जाएं, टैटूज की साइड पे, क्योंकि वो लोग इस चीज का इतना ख्याल नहीं रखते। और जब नीडल आपकी बॉडी में जा रही है तो फिर चांसेस हैं कि टैटूज जब बनेंगे तो ये स्प्रेड होगा। दूसरा ये है कि आपका जब डायग्नोज हो गया तो आप अपना ट्रीटमेंट भी कराइए। और इस चीज का खास ख्याल रखिए कि जब आप कांटेक्ट में हैं, आपको कहीं आपकी स्किन खुली हुई है, कोई जख्म है, तो वो आप फिर उसको अवॉइड करें, उसे कवर करें, यानी ब्लड कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और बगैर जरूरत के आप ब्लड ना लगवाएं, क्योंकि स्क्रीनिंग तो होती है ब्लड की, लेकिन बाज औकात कोई इस तरह का भी वायरस दरमियान में रह ही जाता है कि वो फिर अगर बहुत ज्यादा ब्लड लग रहे हैं तो उसमें भी हेपेटाइटिस सी के ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही एहतियात करनी चाहिए। तो इस तरह से हेपेटाइटिस सी के स्प्रेड को हम रोक सकते हैं जी। हाँ जी उमैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भाई, ये जो लाइव क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये आईटी की टीम हमें वो दे रही है साथ साथ पिक करके, तो वो फिर आपको मैं दे रही हूँ। नहीं नहीं, जी इट्स दे ओके। दें जी। मेरा ख्याल है आज के इस सेशन में माओ को बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं हमने, डिहाइड्रेशन के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, वीनिंग के हवाले से, कि मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे बहुत ज्यादा परेशान जो माएँ होती हैं तो उन्हें काफी हेल्प हो जाएगी। कंफर्मेशन ऑन ओनली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डू वी हैव टू डू कंफर्मेशन ऑफ टाइफाइड ऑन ओनली साइन एंड सिम्टम्स आर इनफ, यानी साइन एंड सिम्टम्स पर हो तो फिर वो काफी है इसके लिए? कंफर्मेशन करनी चाहिए या सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स इनफ होते हैं? अच्छा जी, हाँ जी, क्वेश्चन है वो ये आया है कि अगर टाइफाइड फीवर के लिए जो आपने साइन एंड सिम्टम्स अभी बताए हैं, इस पर हमें लैब पर चले जाना चाहिए या इलाज होना चाहिए या टेस्ट कराना चाहिए, इस तरह का ये क्वेश्चन है अभी। लाइक डिफिकल्ट मुझे क्वेश्चन है ये। इतनी ही तो समझ आई है। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये हाँ जी, वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन इस तरह से है, हाँ डिफिकल्ट हाँ क्वेश्चन इस जी तरह से है कि देखिए, हम डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, जी, और मैंने लाहौर के 3 मुख्तलिफ जगहों पे काम किया हुआ है। सी बिल्कुल सिटी में, मंसूरा में, और अभी मैं जी स्पिरिट यूनिवर्सिटी में हूँ। और जी यकीन करने बेटा के हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं कि उनसे मेडिसिन की बात जब होती है तो वो यकीन करें मेडिसिन भी नहीं ले पा रहे होते। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पेशेंट के को डील कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल अगर तो जैसे रफाई मुल्क होना तो हर चीज फ्री है, तो फिर तो आप बिना सोचे समझे टेस्ट कराएंगे, तो हमें तो जी सोचना बिल्कुल पड़ता है। हाँ, बिल्कुल अगर 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 ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा, उसके सिम्टम्स के परसिस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम ब्लड कल्चर कराते हैं बच्चों का। अदरवाइज जरूरत नहीं है कुछ भी कराने की। सिंपल एक प्रॉपर मेडिसिन हो, प्रॉपर डोज के साथ हो, प्रॉपर ड्यूरेशन हो उसका, बच्चे ठीक हो जाते जी बिल्कुल। क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत हैं। मैटर करता है। अगर आपके जो बच्चों के डॉक्टर हैं क्लिनिकली एग्जामिन करके आपको मेडिसिन दे देते हैं और तो भी इनफ है। और अगर डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं और फिर वो समझते हैं कि टेस्ट की जरूरत है, तो फिर तो जाहिर है कि फिर जरूरत है। अदरवाइज साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन हो रही है, इलाज हो रहा है और बच्चा रिकवर कर रहा है, तो फिर टेस्ट की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन जी फेसबुक पर डॉक्टर वहीद आपके लिए आया है, इफ अ चाइल्ड हैज हेपेटाइटिस सी देन व्हाट टू डू। हेपेटाइटिस सी है बच्चे को तो क्या करें, उम्र इन्होंने मेंशन नहीं की, जनरल क्वेश्चन है नहीं कि देखिए, अगर बच्चे को हेपेटाइटिस सी है तो क्या करें। उसमें क्या होता है कि ये हेपेटाइटिस सी, जैसे मैंने बताया कि ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होती है, जिसमें हमने जस्ट मॉनिटर करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है बच्चे को। मॉनिटर हम कैसे करते हैं, जैसे उसका लीवर का टेस्ट करा लिए,
और उसको फॉलो करते रहे, उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करते रहे साथ साथ, ताकि उसके उसके जो है बात कर एसिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद भी उसके इफेक्ट्स आते हैं, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, उसके एलएफटीज होते हैं, ठीक है, उसके उसके जो है वो बाद में अगर और उसके बाद क्या होता है कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अब तो हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आ गए हैं, स्पेशल एक पेट की स्पेशल ब्रांच आ गई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। उसमें क्या होता है कि वो लोग फिर इस चीज को डील करते हैं। इवन कि हमारे पास जब ऐसा केस आता है और हम कुछ अर्सा मॉनिटर करने के बाद जरा सा प्रॉब्लम होता है तो हम उनके पास रेफर कर देते हैं, फिर उनको इंजेक्शन लगाना, उनको फॉलो करना, फिर उनका काम होता है उसके बाद। लेकिन क्या हुआ है कि बहुत कम ऐसे होता है कि हमने कभी किसी पेशेंट को सिम्टोमेटिक होते देखा हो या हमने रेफर किया हो ऐसे ना, स्पेशली यंग एज पे। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं 10 साल 11 साल 12 साल, हाँ उनमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं ऐसा ऐसा, फिर हम उन्हें रेफर करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वालों के पास। फिर वो बता सकते हैं आगे कि वो आगे फिर क्या करते होंगे उसके बाद, क्योंकि एज ए जनरल पीडियाट्रिशियन अब ये हमारा फील्ड नहीं रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, और अगर सी पॉजिटिव बच्चा है तो उसको बस फॉलो पर ही रखा जाता है और जरूरत पड़े तो रेफर कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक पर आपके लिए आया है, एट व्हाट स्टेज अ किड विद टाइफाइड नीड्स एडमिशन इन हॉस्पिटल? हाँ, उसमें उसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखें कोई भी डिजीज जो है जब बच्चे के ओरल इनटेक को अफेक्ट करना शुरू कर दे, जब उसकी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर दे, जब उसका जो है वो आप समझ लेंगे जैसे एक बच्चा जो है वो खा ही नहीं रहा, वॉमिट किए जा रहा है और उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो फिर क्या होता है, फिर हम उस कहते हैं कि नहीं अब आप इसे एडमिट कर। हाँ, अगर एक बच्चा ओरल इनटेक उसका अच्छा है, उसकी एक्टिविटी अच्छी है, उसकी एनर्जी लेवल उसका अच्छा है, उसका सोना जागना ठीक है, फिर हम कहते हैं आप ओरल मेडिसिन पे रहें। लेकिन जब ये चीजें अफेक्ट हो जाएगी फिर हमें उन्हें हाइड्रेट करने के लिए, उसे आईवी इंजेक्शन देने के लिए हम इसे एडमिट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वहीद जी। बिल्कुल एडमिशन की जरूरत जी, उस सूरत में फौरन एडमिशन की जरूरत होती है जब बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, जो लेता है साथ वॉमिट कर देता है, तो उस सूरत में इमरजेंसी है, आप एडमिट कराएं ताकि आईवी फ्लूइड्स दिए जा सके और जो मेडिसिन है वो भी आईवी दी जा सके, क्योंकि अगर वो ऑरल नहीं ले पा रहा है तो डेफिनेटली जो भी आप उसे मेडिसिन देंगे वो वॉमिट कर देगा, तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का खतरा होता है। तो जब भी बच्चा बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो और उसे फीवर ना सेटल हो रहा है, जो वो ले रहा है उसको वॉमिट कर देता है, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, रिफ्लेक्सिव उसके आप देख रहे हैं कि वो बहुत एक्टिव नहीं है, तो आप उसे फौरन एडमिट करें और आईवी ट्रीटमेंट स्टार्ट होकर, तो फौरन हॉस्पिटल एडमिशन के साथ ही आईवी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और बच्चा रिकवर कर जाता है। जी उमेर, और भी क्वेश्चन है? डॉक्टर मोज़मा कोमल चौहान जी, कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। इट्स एनफ जी। जी डॉक्टर वहीद, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। बहुत जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। और बहुत सी माओं को आज हमने कोशिश की है कि माएँ अगर बच्चों को लेकर हॉस्पिटल नहीं जा रही बार बार, कोविड का आपको पता है कि दौर है, तो कुछ ऐसी बातें, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम उन्हें ऐसी दे दें कि वो घरों पर अपने बच्चों को मैनेज कर सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारी ऑडियंस को उनके सवालों के बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। आप कोई मैसेज माओं के लिए जो देना चाहें, एज ए पीडियाट्रिशियन माओं के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें डॉक्टर वहीद? मेरा सिर्फ माओं के लिए यही एक मैसेज है कि प्लीज जो है बच्चों को प्यार करें, बच्चों का ख्याल रखें, जो उनका राइट है वो करें, लेकिन बच्चों को ये भी बताएं कि पेरेंट्स का भी कुछ राइट होता है। पेरेंट्स का राइट क्या है कि जब माँ या बाप जो है उन्हें खिलाने की कोशिश करें, देन दे शुड ईट। आप कंप्रोमाइज मत कीजिए कि इसने नाश्ता नहीं करता मेरा बच्चा दोपहर खाना नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये वो नहीं खाता, ये मत कहें। आपको आपको एक माहौल बनाना है जिसमें बच्चे को पता है कि अब मेरा खाना आ रहा है और मुझे ये खाना है। अपने घर का माहौल इस तरह से बनाइए, बच्चों से प्यार भी करें, लेकिन उन्हें एट द सेम टाइम उन्हें पता होना चाहिए कि हमें खाना भी खाना जी है। कि ये बिल्कुल। आज बहुत कंप्लेंट आ रही है कि मेरा बच्चा ही नहीं खाता, मेरा बच्चा नहीं खाता और मैं नहीं खिला पाती। ये प्लीज, और माएँ कभी हैंड्स अप नहीं करती, याद रखिएगा, माएँ कभी हैंड्स अप नहीं करती, माँ हैंड्स अप करने का नाम नहीं है। इसलिए जिस अपनी एनर्जी को जो है वो बरकरार रखें, और ये जो काम है माँ का, इसे प्लीज जारी रखिए।
और अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है डॉक्टर वहीद ने कि माएँ कभी गिव अप नहीं करती, तो अपनी कोशिश को जारी रखिए। ये बहुत 95-96% माओ की कंप्लेन है कि बच्चे ये नहीं खा रहे, बच्चे ये नहीं खा रहे, बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, या बच्चों को बर्गर ही चाहिए और पेप्सी ही चाहिए खाने के साथ। तो ऐसा नहीं है, आप उनकी प्रॉपर खाना उन्हें टाइम पर दें, और जो आप बना रही हैं उनके लिए बेहतर आप उन्हें बताएं कि यही खाना है और यही खाना पड़ेगा। तरबियत साथ साथ चलती रहे। वो जो एक शेर है, मुझे तो पूरा नहीं आता, डॉक्टर वहीद को शायद आता है, कि वो पास बाने दिल के पास कोई अक्ल का कर भी कोई शेर है डॉक्टर वहीद, तो वो नहीं, उसी मुझे तरह का है। हाँ जी, तो बच्चों की तरबियत पर खास ख्याल रखिए, क्योंकि आज जो आप मेहनत करेंगी कल उन्हीं की सेहत और उन्हीं के लिए ये सब कुछ उनके काम आएगा। फास्ट फूड जो बच्चों में बहुत पॉपुलर हो चुका है वो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, ये इनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आप बना रही हैं घर में उनके लिए, तो वो जरूर उसे लें, उन पर ना जाएं कि वो ये खाते हैं या नहीं खाते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वहीद आपका। इंशाल्लाह आपको हम दोबारा जहमत देंगे। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे, क्वेश्चन भेजते रहे, और हमने कोशिश की है कि जितने लोगों को हम आंसर कर सकें। इस लिमिटेड टाइम होता है, और बाकी लोग जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो हमारे इस सेशन के एंड पे इनबॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम डॉक्टर वहीद से हेल्प लेंगे, उनसे एडवाइस लेंगे आपकी क्वेश्चन, और आपको हम वही कमेंट सेक्शन में उनके जवाब देते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। ये बच्चे हमारा आने वाला फ्यूचर है, ये वो दरख्त हैं जिनके साए में हमें बैठना है, इसलिए इनकी आबियारी का खास ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिए। फी अमानुल्लाह। अगले हफ्ते अगले इतवार दोबारा हाजिर होंगे 8 बजे दोबारा अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस पैगाम को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। फी अमानुल्लाह जी, फी अमानुल्लाह। ठीक हो गया।